प्राणनाथ मेहता खुशी खुशी लौटे जेल से, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मर्सी अपील के लिए मान लिया था और कई कानून विशारदों के साथ रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते हुए दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए, 19 मार्च को मिलकर आए थे और 20 मार्च को उन्होंने प्रार्थना पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया और 20 मार्च को वे फिर दोबारा जेल गए, तो भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज भी दिया पंजाब गवर्नर को अपना प्रार्थना पत्र। तो उन्होंने प्राणनाथ मेहता को कहा, भगत सिंह ने, कि हमने तो मर्सी अपील का पत्र पंजाब गवर्नर को भेज भी दिया है। उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पे रख दिया और जो पत्र उन्होंने भेजा था उसकी दूसरी कॉपी उन्होंने प्राणनाथ मेहता के हाथ पर रख दी और उसमें क्या लिखा था सबसे ऊपर, फांसी नहीं हमें गोली से उड़ाया जाए, कि हमें फांसी ना दी जाए बल्कि हम क्रांतिकारी हैं, हमें गोली से उड़ा दिया जाए। अब भगत सिंह का दूसरा पत्र आरंभ होता है जो उन्होंने जेल से लिखा था गवर्नर ऑफ पंजाब को, पंजाब के गवर्नर को। आदरणीय महोदय, सेवा में निवेदन है कि भारत के ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश होता है सरकार या किसी विशेष अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था। एक न्याय की पूरी लोगों को बिठाकर कमेटी तैयार की थी जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया था और उन सब लोगों ने मिलकर हमें अक्टूबर 1930 में फांसी की सज़ा सुनाई थी। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है और ये आरोप लगाया कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय में इस निर्णय में से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह है कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सरकार के बीच में और भारतीयों के बीच में युद्ध चल रहा है स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः राजकीय युद्ध बंदी है कि हम मानते हैं कि हमने इस युद्ध में भाग लिया है, इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम किया गया है। अतिशयोक्ति है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तथापि हम कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है, कि हमें फांसी की सज़ा सुनाकर हमें सम्मानित किया गया है, सम्मान दिया गया है, क्योंकि किसी भी क्रांतिकारी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो देश के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। प्रथम व्याख्या पर हम जरा विस्तार के साथ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है। हम बता दें कि प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसी लड़ाई हमने नहीं की और हम नहीं चाहते कि युद्ध छेड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, और हम यह भी नहीं जानते कि कोर्ट न्यायालय हमें क्या बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, कौन सी लड़ाई की बात कर रही है, परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। लेकिन न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम इसे इसके ठीक अर्थों में समझाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह समझाना चाहते हैं कि यह अध्यादेश क्या था, ये ऑर्डर क्या था जो न्यायालय ने दिए थे। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अंग्रेज़ी सरकार। और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो इस हमारे श्रमिकों पर, भारतीयों पर अत्याचार करते रहेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति व अंग्रेज शासक हों या सर्वथा भारतीय हों, फिर चाहे वो अंग्रेज शासक हों या स्वयं भारतीय हैं। उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है और वे सारे मिलकर हम निर्दोष भारतीयों को लूट रहे हैं। यही भारतीय पूंजीवादियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ सकता।
अर्थात हमारी लड़ाई पूंजीवादियों के साथ है, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो अंग्रेज़ हों। जो भी निर्धनों को पर अत्याचार करेगा उन सब के साथ हमारी लड़ाई